नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कलका राय ने एक बार फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्तार के बहाने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी को घेरने का भी काम किया है। खुद के साथ पूरे परिवार की जान का खतरा उन्होंने बताया है। इस पत्र में अलका राय ने लिखा है कि आपने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में संरक्षण देते हुए राज्य अतिथि बना रखा है। दूसरी तरफ आपकी पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी के मेहमान बनकर उनके गुर्गों के साथ उत्तर प्रदेश में गुपचुप यात्राएं करते हैं। अलका राय ने यह भी लिखा है कि मैं एक विधवा हूं और मुझे लगता था कि एक महिला होने के नाते आप मेरे दर्द को समझेंगी, लेकिन आपने मेरी किसी भी चिट्ठी का जवाब के उलट मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए लाखों रुपए के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ जो हुआ या जो घटित हो रहा है वो अगर आपके दर्द के साथ हुआ होता तो दर्द का एहसास आपको होता। आपके और आपकी पार्टी के अगाध माफिया प्रेम के उदाहरण अब सबके सामने हैं, जिसमें आप और आपकी कांग्रेस पार्टी के शासित पंजाब सरकार एक ओर तो मुख्तार अंसारी को बचा रही है तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार के जेल मंत्री मुख्तार की शरण में उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और इसलिए अब मुझे अपने और अपने परिवार की जान का खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब विधायक कलका राय ने यह पत्र लिखा हो। इससे पहले भी प्रियंका गांधी को पत्र लिख करके वो अपनी जान को खतरा बता चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। कांग्रेस ने पत्र का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्तार अंसारी को आखिर कांग्रेस क्यों बचा रही है। अलका के दर्द को आखिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं समझ रही हैं और मुख्तार से कांग्रेस को आखिर क्या फायदा है। मुख्तार आना नहीं चाहता, यूपी में कांग्रेस भेजना नहीं चाहती है, ये भी बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बात। तो बड़ी बहस को हम आज आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको हम अपने सहयोगी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक अलका राय ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस पार्टी शासित पंजाब सरकार पर आरोप लगाए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को वहां पर मेहमान बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ मिले हैं और साथ ही यहाँ पर गुपचुप यात्राएं भी की है। उन्होंने कहा है कि इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने प्रियंका गांधी से अपील की है कि इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाएंगी और इस मामले को गंभीरता से भी लेंगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो अलका राय ने जो पत्र लिखा है निश्चित तौर पर ये कोई पहला पत्र नहीं है। इस तरह से वो पहले भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पंजाब के जेल मंत्री यहां पर आकर के गुपचुप यात्राओं की जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है वो कई सवालों को खड़े करता है, क्योंकि अलका राय कई बार इससे पहले पत्र लिख चुकी हैं। इससे पहले वो कई बार गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि पंजाब के जेल मंत्री अगर उत्तर प्रदेश आते हैं और ये आरोप लगा रही हैं अलका राय, तो फिर निश्चित तौर पर उन्होंने जिस बात को कहा है उस पर अब स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्या है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक महिला होने के नाते भी चूंकि प्रियंका गांधी से वो बार बार इस बात को कह रही कि वो ये अपील करती थी कि कम से कम मुख्तार अंसारी को लेकर के एक महिला होने के नाते ही उनके दर्द को समझा जाएगा, लेकिन अभी तक चूंकि इसका कोई जवाब दिया नहीं गया है, इसलिए अलका राय की तरफ से एक और मार्मिक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए इन बड़ी बातों को कहा है। तो कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं आज, इसी पर हम लोग बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। गजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। गजराज सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। गजराज सिंह जी, आपसे ही मैं सीधे तौर पर समझना चाहूंगा, क्योंकि अलका राय एक बार फिर से एक पत्र को लिख रही हैं प्रियंका गांधी को, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनको अपनी जान का खतरा है, क्योंकि पंजाब के जेल मंत्री गुपचुप यात्राओं पर उत्तर प्रदेश में आते हैं और मुख्तार के गुर्गों के साथ वो घूम रहे हैं। मायने इसके क्या समझे जाए और कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रही हैं अलका राय। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, माननीय प्रियंका गांधी जी गुंडों बदमाशों को बिल्कुल पनाह नहीं देती हैं और वो बड़े सख्त खिलाफ हैं इन सब जो इस टाइप के लोग हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप लगाना
कि माननीय प्रियंका गांधी जी गुंडे बदमाशों को अपने पनाह देती हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद है। और रही यहाँ तक मुख्तार अंसारी की बातचीत है, तो मुख्तार अंसारी खुद जेल में बंद हैं और माननीय अलका राय जी विधायक हैं और मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसकी विधायक है। तो मैं जी तो मैं समझता हूं कि सरकार में रह करके न मालूम उन्हें किस प्रकार कैसी चिंता है और किस बात की उन्हें अपने दिक्कत है। तो जो मुख्तार अंसारी जेल में बंद है अब, तो वो कानून के तहत ही जेल में गया हुआ है, तो इसमें सरकार का कहाँ लेना देना बीच में रह गया। पंजाब के अंदर तो आपकी सरकार है ना, और आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा और वो कि कह रहा है तो फिर आप जेल उसको लेकर मंत्री के उसको डिफेंड करने के डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, आ जा सकते और हैं, इसलिए वो इस लेकिन बात को अगर कह कहीं रही है। और बदमाशों को दूसरी पनाह बात दे ये रहे भी है हैं, कि तो मैं पंजाब के समझता हूं जेल गलत मंत्री है। यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका और जो मुख्तार आना जाना अंसारी है के अपने बुर्गों के साथ वो घूम रहे हैं, ये आरोप वो लगा रहे हैं। और अगर ऐसा है उनके ऊपर तो जो ये निश्चित तौर आरोप पर उनका लगाना जो डर है वो स्वाभाविक है। बेबुनियाद है मेरी जानकारी के मुताबिक। गजराज सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी गजराज जी हाँ, तक लग रहा कहिएगा। मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही, या कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आऊंगा। लेकिन सुधाकर सिंह हेलो? कश्यप जी, अलका राय की तरफ से जो बात कही गई उसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं? देखिए आयुष जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, अलका राय जी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इस विषय पे ज्यादा लंबा मतलब नहीं कहना चाहता। इस विषय में मात्र और मात्र इतनी सी बात है कि जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में विफल है, तो मैं जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी मौजूद नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मौजूद होती तो पूछा जाता कि आप बताइए कि क्या वास्तविकता उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जिससे इनकी चिट्ठी से स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक अगर पक्ष विपक्ष को लिख के कह रही है कि मुझे रक्षा सुरक्षा दे दो, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई शब्द नहीं है। अगर इस बात को ये गवर्नर को कहे या मुख्यमंत्री को कहे कि हमारी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था कराए तो समझा जाता है, लेकिन विपक्ष को लिखने का इसका क्या औचित्य प्रतीत हो रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार के विधायक वो खुद ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार के विधायक और इनकी सरकार के विधायक और मंत्री जब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आम जनता कहां से महसूस होगी सुरक्षा के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। सुधाकर जी देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान जुड़ेंगे। अभी मुझे जानकारी दी जा रही है कि थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं आपकी इस बात का जवाब उनसे जरूर लूंगा। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कुछ एनालिसिस करेंगे आप इसका, क्योंकि कांग्रेस कह रही है इससे हमारा क्या लेना देना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और उनकी विधायक हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई एक महिला होने के नाते हमारा दर्द समझ लीजिए। प्रियंका गांधी को पहले भी कई पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अब जेल मंत्री पंजाब के अगर यहां पर आते हैं और उसके बाद एक मार्मिक चिट्ठी वो लिखती हैं, तो इसके मायने क्या समझे जाए? विजय उपाध्याय जी, देखिए, जिन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश से पंजाब की रोपड़ जेल स्थानांतरित हुए थे, उस समय शायद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इतनी गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। अगर दूरदृष्टि होती तो शायद जाने ही न देते। लेकिन मुख्तार चले गए अचानक, रोपड़ जेल में गए, वहाँ पे एक धमकी के मामले में जिसमें आज तक चार्जशीट फाइल नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, और पूरा मामला कई कोर्ट में उनके खिलाफ अभी केसेस पेंडिंग है, हियरिंग के लिए कोर्ट ने सम्मन किया है, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों को आधार बनाकर वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके ऑर्डर रिजर्व कर रखा है। लेकिन अगर इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझा जाए तो ये मोटे तौर पे जरूर समझा जा सकता है कि पंजाब की सरकार जिस तरीके से कोर्ट में डिफेंड कर रही है मुख्तार को, उसमें जरूर निश्चित तौर पे कोई न कोई राजनीतिक मदद छिपी हुई है। अन्यथा किसी क्रिमिनल को लेकर कोई भी राज्य सरकार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइट नहीं करती। और उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी है कि जो भी माफिया हैं या जिनकी भी हियरिंग हो रही है, अगर यहाँ की कोर्ट लगातार सम्मन कर रही है और वो नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसको सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके अपील की और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई, उसकी सारी बातें साफ थी। अभी पता लगा है कि मुख्तार के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है पंजाब में, ताकि उनको उत्तर प्रदेश आने से रोका जा सके। अब किसी अपराधी को लेकर दो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में लड़ें, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का और कोई नहीं हो सकता।
लेकिन विजय जी, एक चीज मैं और थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये निजी रिश्तों की बात है। किसके कितने अच्छे रिश्ते किस पार्टी के नेताओं से हैं, उस आधार पर ये चीजें तय होती हैं। और निश्चित तौर पे बिना किसी मजबूत रिश्ते के मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से एक राज्य सरकार किसी एक अपराधी को लेकर या आपराधिक इतिहास वाले जिसकी हिस्ट्री शीट हो, गैंगस्टर एक्ट हो, जिसपे उसको इतना डिफेंड करेगी। अगर उनका स्वास्थ्य इतना खराब है तो राज्य सरकार खुद ही जो है उनको मेडिकल एम्बुलेंस से भेज सकती है या फिर उनको मेडिकल बोर्ड से उनको एग्जामिन करा सकती है। और वो जेल में ही थे, उत्तर प्रदेश जेल में आज से नहीं है, 2005 से हैं और 3 चुनाव जीत चुके हैं, बसपा के विधायक भी हैं। तो कुछ तो पॉलिटिकल कनेक्शन है। इसको बिना पॉलिटिकल कनेक्शन से इस तरीके से सपोर्ट मिल पाना संभव नहीं है। कोई भी राज्य सरकार आमतौर पे जो जेन्युइन मामले होते हैं अपने राज्य के, जो ऐसे मासूम लोग जो फंस जाते हैं किसी केस में, उसमें तो राज्य सरकारें इतनी गंभीरता से पैरवी नहीं करती हैं। लेकिन इस तरह से पैरवी हो रही है, वो बता रही है कि इसमें कोई राजनीति है। हो सकता है, देखिए उत्तर प्रदेश में तो बाहुबली हैं, वो पार्टियां बदलते रहते हैं और एक जमाने में बड़े बड़े बाहुबली कांग्रेस में थे, कांग्रेस कमजोर हुई तो उन लोगों ने दूसरी पार्टियों को ठौर ठिकाना बनाया। बीजेपी में भी बहुत से बाहुबली रहे हैं, एक दौर ऐसा था बीजेपी में बाहुबलियों की बहुत बड़ी तादाद थी। फिर बाद में जो रूलिंग पार्टी रही समाजवादी पार्टी, बीएसपी, मायावती जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 500 अपराधी हमारी पार्टी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उस समय उन्होंने ये बयान दिया था। तो ये सारी परिस्थितियां बताती है कि इसमें राजनीतिक, निश्चित तौर पे राजनीतिक समर्थन है और बिना राजनीतिक समर्थन के इस तरह से किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इतना संरक्षण नहीं मिल सकता कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लिए पैरवी की जाए। गजराज सिंह जी, जवाब दीजिए। अभी आप कह रहे थे कि इससे हमारी पार्टी का क्या लेना देना है, वो तो कानून के दायरे में जेल में बंद है, लेकिन आप उनको डिफेंड तो कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के। ऐसा क्या लगाव है मुख्तार अंसारी के साथ? देखिएगा मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। 5 साल से भाजपा सरकार चल रही है। भाजपा सरकार अगर अपने विधायकों को भी सुरक्षा नहीं दे सकती तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और केवल ये टालना, दूसरी पार्टियों पर डालना, दूसरी सरकारों को पर डालना, ये तो भाजपा की पहले से नियत रही है इस टाइप की। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का अंदर तो जेल में बंद पैरवी करने की बात है, तो जेल में मैं समझता हूं ये उत्तर प्रदेश के अंदर चलिए कानून व्यवस्था खराब है और पंजाब सरकार का अंदरूनी कोई मामला हो सकता है। बताइए कि एक अपराधी को आप डिफेंसिव मोड में क्यों है, उसको बचाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? करेगा तो स्वाभाविक है उसको बचाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं गजराज सिंह जी? और मैं समझता हूं उसी उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है। भाजपा उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं गजराज सिंह जी? गजराज सिंह जी, मुख्तार अंसारी को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, ठीक है, आप उस पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि मुझे खतरा है। देश का प्रधानमंत्री कह रही थी कि मुझे खुद खतरा है। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार क्यों कर रही है? और भारत सरकार दोनों के दोनों बिल्कुल विफल है। गजराज सिंह जी, कांग्रेस सरकार क्यों डिफेंड कर रही है मुख्तार अंसारी को? इस क्यों का तो जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या है वो आप बताते रहिएगा। देखिएगा क्यों डिफेंड कर रहे हैं, इस क्यों का क्या जवाब है? तक आप डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोर्ट से कोई किसी प्रकार का समन जाता है तो सरकार को जवाब तो उसका देना ही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपने किसी भी प्रकार का समन जाता है अगर उसके बारे में, तो सरकार जवाब देगी, क्योंकि वहां की पंजाब की जेल में वो बंद है। तो उसको आप डिफेंड करेंगे? इतना ही स्वास्थ्य खराब है तो एम्बुलेंस से भेज दीजिए। यही बात तो कह रहे हैं विजय उपाध्याय जी। अगर वहां से कोई भी किसी कह रहा है मुझे यूपी में आने से डर लगता है, तो क्या उसका पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि हाँ नहीं भाई उसकी तबियत खराब है, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई एम्बुलेंस से भेज दीजिए, एयर एम्बुलेंस से भेज दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? अपराधी है ना, अपराधी से लगाव क्यों है? या क्लीन चिट देती है कांग्रेस पार्टी की नहीं भाई अपराधी नहीं है, वो बस जेल में ही बंद है। मैं समझता हूं अगर कोर्ट आदेश करती है सरकार के लिए कि उसे एम्बुलेंस से भेजे जाए तो निश्चित तौर पर वो भेजेंगे, लेकिन कोर्ट आदेश तो करे। तो इसका मतलब कोर्ट का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि वहां की सरकार उनको एम्बुलेंस के द्वारा वहां पेश कर सके। तो भेज तो सकते हैं ना आप,
ये तो आप भी संज्ञान ले सकते हैं। अपराधी से प्रेम क्यों है, सवाल इसीलिए उठ रहा है ना, या आप मानते हैं कि वो अपराधी नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी पिछले काफी अरसे से सक्रिय हैं। पिछले 4 साल से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने क्यों नहीं पैरवी की, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? ये केवल दूसरी सरकार के ऊपर जो भाजपा सरकार डाल रही है, या उत्तर प्रदेश की सरकार जो कह रही है, मैं समझता हूं बिल्कुल जो दोष लगा रही है, इससे बड़ा शर्मनाक बात और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो नहीं सकती। और एक माननीय विधायक जो उनकी सरकार जो भाजपा की है और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की हुकूमत है, तब भी अपने वो घबराई हुई हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसका मतलब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था सारी की सारी डगमगा गई है। और मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा ऐसे में बिल्कुल त्याग पत्र दे देना चाहिए साथ में। सुधाकर सिंह कश्यप जी, जो बात कही गई यहां पर वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से कि अगर डिफेंसिव मोड में आ जाए एक अपराधी को लेकर के और 2 राज्य सरकारें आपस में इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ने लगे, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? प्रदेश के अंदर अलग तरीके की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, यहां बहुत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अपराधी को लेकर के 2 पार्टियां, ऐसा क्यों हो रहा है? सुधाकर सिंह कश्यप जी। विजय उपाध्याय जी हमारे भाई हैं, इनसे हमें क्यों लड़ाना चाह रहे हैं आप? हमें तो तलाश है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी आगे। अरे सही गलत तो बोलेंगे ना भाई। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भाई भी गलत करेगा या वो सही करेगा तो उसको सही बात पर सही बात बताएंगे, गलत करेगा तो गलत बताएंगे। उसमें लड़ने की क्या बात है? तथ्यों और फैक्टों के आधार पर बात करिए। आप मुझे बताइए, अपराधी के लिए खड़ा होना क्या प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगा? आप तर्क भले करते रहिए कि हमारे साथ ये है, हमारी मजबूरी ये है, या हम भला चीज को इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये तो दिख रहा ना फौरी तौर पर कि एक अपराधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुधाकर जी, गलत को गलत तो कह ही सकते हैं ना। मैं हम कह तो रहे हैं, आप सुन तो लीजिए हमारी बात जी। अभी जो है हमारे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बारे में जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी रहे, भाजपा में, कांग्रेस में रहे या समाजवादी में रहे, अपराधियों की जो व्यक्ति हमारे भाई गिनवा रहे थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हाल की भारतीय जनता पार्टी में क्या आज अपराधियों का बोलबाला पूर्ण रूप से नहीं है? क्या इनके विधायक, इनकी पार्टी के विधायक रेपिस्ट से लेकर और हत्या आरोपी तक नहीं है? क्या आज मौजूदा की बात हम कर रहे हैं? यहाँ तक कि बदजुबानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की इतनी भयंकर हो गई है कि वो इतनी बदजुबानी कर रहे हैं कि भी हाल ही में पिछले 15 दिन के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए एड मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए अगर जाती है महिला तो नारी शक्ति का अपमान कहते हैं कि बच्चे आप खुद पैदा करके और खर्चा सरकार से मांगने आ गई हैं। तो इस तरीके की भाषा इनके विधायकों की है। मैं समझता हूँ कि सरकार में कोई नैतिकता काम की कोई चीज नहीं रह गई है। और जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भराला जी भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार क्या वास्तविक से निष्क्रिय हो चुकी है? जो आपकी पार्टी के विधायक विपक्ष के लोगों से, जिन विपक्षों में अभी खास उतना हुई दमखम उत्तर प्रदेश में नहीं रखने वाले लोगों से ये गुहार लगाने पे मजबूर हो रहे हैं कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करिए, क्या वास्तविकता सरकार इस चिट्ठी के आधार पर विफल है? चलिए, सुनील भराला जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। सुनील भराला जी, बहुत स्वागत है। सुनील जी, जवाब दीजिए। एक तरफ तो देखिए कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं गजराज सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कानून के दायरे में सब अपना काम कर रहे हैं, अगर कोर्ट आदेश दे देगा कि नहीं आपको भेजना पड़ेगा उत्तर प्रदेश तो वो भेज देंगे। इसमें ये क्यों कहना कि कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है? और इसके अलावा सुधाकर सिंह कश्यप जी पहले ही सवाल से इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि अगर आपके विधायक की गुहार लगाने लगे कि हम सुरक्षित नहीं है तो आपके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल है। मैं चाहूंगा दोनों ही बात का जवाब दें। सुनील भराला जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डॉन और माफिया है, और उस माफिया को ऐसा नहीं है वो कितने मामलों में बंद है पंजाब के अंदर, और पंजाब की जेल में उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में उसके मुकदमे सारे ट्रायल होंगे। दूसरा है कि आतंकवादियों को बचाने के लिए अगर कोई उनकी पैरवी करता है या फिर उनका पक्षपात बात करता है तो वो संदिग्ध हो जाता है। हम कहते हैं कि अपराधी वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, वो अपराधी अपराधी है। अपराधी के बारे में कभी भी किसी की संवेदना होना हम सबके लिए नुकसानदायक है। और मैं बताता हूँ आयुषी के जिस प्रकार से देखिए बहुत स्पष्ट होता है। अभी अलका
अलका राय जी से ये अलका राय जी से उसके मन से और उसके दिल से ये पूछना चाहिए उन लोगों को, ये उनके पक्षपात है कि जिस प्रकार से अलका राय जी के जी पे बीतती होगी कोई बात, जो एक विधवा है आज वो बेवा है और वो अपने उस मुलजिम को खोजने के लिए पत्राचार कर रही है कांग्रेस के नेताओं को और उसके वाड्रा जी को, सबको। उनके आज उनकी दया कहाँ चलेगी? वो महिला होने के नाते महिला का दर्द समझना चाहिए। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था जो है हमने बहुत ही मतलब आप कल्पना करिए कि, और उसके आंकड़े भी ले लीजिए आप कि हेलो हेलो जी जी भराला जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बोले। अच्छा, दरअसल मेरी स्क्रीन से फोटो गायब हो गए थे। मेरा फोटो आ रहा है या नहीं? जी 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 भराला जी, कुछ तकनीकी समस्या, आप बोले, आपकी ऑडियो मिल रही बराबर। अच्छा, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब बहुत लंबे समय से जनता के अंदर बड़ा सुख चैन है और उस कानून व्यवस्था को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, वो हम कहते हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। जो जनता ने हमें मौका दिया है और जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को इस पर मोहर लगानी है। नहीं, लेकिन सुनील बराला जी, देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण उठी। एक तो बराला जी, ये जो बात कही गई, जो अलका राय ने जो एक पत्र लिखा, उसमें वो अगर ये कहती हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि अलका राय एक तो आपकी पार्टी से विधायक है, ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अगर वो अपनी जान को खतरा बता रही हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष तो इस बात को कहेगा ही कि आपके विधायक ही अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि गजराज सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं उसको भी तो थोड़ा उसका आधार बताइए ना। वो तो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से जो काम हो सकता है वो हो रहा है, कोर्ट के अंदर ये मामला है, कोर्ट आदेश करेगा तो वो मुख्तार अंसारी को आपको सौंप देंगे, लेकिन कांग्रेस का इसमें क्या हित है? नहीं, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। अलका राय जी का कहना यह है, और वो उसकी एक प्रकार से उनका मुलजिम है मुख्तार अंसारी, उसका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जो वहां की जेल के अंदर बैठा है, जो उसकी पैरवी कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसकी पैरवी करने के लिए जहां कांग्रेस पार्टी के जो गृह मंत्री या वहां के सरकार के मंत्री उनके लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में गुपचुप तरीके से मिलते हैं, तो स्पष्ट है कि उनके संबंध क्या है। हम कहते हैं कि संबंधों के आधार पर बात, जहां उनका कहना दूसरा यह है कि मुझे खतरा क्यों नहीं बता सकता, सरकार हमारी है, सरकार या विपक्ष का हमारा विधायक कोई कहे या हमारा सत्ता पक्ष कहे कि सुरक्षा को खतरा है, वो सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना उसको। सरकार उस पर चिंता करेगी, पत्र आया तो उस पर गौर करेगी, लेकिन उसे खतरा किससे है कि उसके गुंडों से है, खतरा किससे है कि मुख्तार जो बैठा जेल में उससे है। और कांग्रेस वहां निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस बात से बिल्कुल कोई लाभ जो मिल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, वो धर्म और के आधार पर जो लाभ का देख रहे हैं सीन, उससे वो लाभ उनको होने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी विधायक जी कह रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, उनके विषय को, कि आप एक बात ध्यान में हमें जरूर रखनी चाहिए इस बात को कि उसकी पैरवी करने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो अन्य है, उस पर किसी भी प्रकार से न्याय उसको न्याय कोर्ट से मिलेगा। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का जो विश्वास है वो हमारे सबका विश्वास है। तो हम उस न्यायपालिका के बारे में जरा सा भी हमें कोई शक नहीं है। मैं आपको मैं बता देता हूँ इस बात को कि न्यायपालिका की बात तो न्यायपालिका में होगी, हम उस पर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। आयुष जी, मैं दूसरी बात और बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। जी जी, क्योंकि आयुष जी, जो न्यायपालिका को जो विषय करना है और उसको करना है, उस पर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम न्यायपालिका का स्वागत करते हैं और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका जो निर्णय देगी उसका स्वागत है, लेकिन हम अपराधी कहीं भी रहे, किसी भी राज्य में रहे, वो काले पानी में भी रहेगा,
भारतीय जनता पार्टी उसको काले पानी से भी निकालने का लगातार प्रयास करेगी, क्योंकि हमारी अपराधियों से साठगांठ नहीं है। हम अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े करेंगे, हम अपने वकील हाई कोर्ट में भी खड़े करेंगे, हम पंजाब में होगा तो पंजाब में भी खड़े करेंगे, लेकिन ऐसे जो दुष्ट अपराधी, राक्षस प्रवृत्ति के अपराधी हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश में ला करके सजा देंगे। हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे बिल्कुल भी। अपराधी अपराधी है, और जो अपराधियों का साथ देते तो उनको जनता माफ कभी ठीक है। करेगी विजय उपाध्याय जी, नहीं। मुझे ये बताइए, क्या इससे पहले कोई ऐसा वाकया आपको ध्यान में आता है कि एक अपराधी को बचाने के लिए, और एक तरफ हम देखते हैं कि जिस राज्य में उसको लाने की कोशिशें हो रही हो, वो दो सरकारें जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन बातों को लेकर के आपस में आमने सामने हो, और दूसरी बात यह है कि जिस बात को गजराज सिंह जी यहाँ पर कह रहे थे, क्या ये इतनी ही सीधी सिंपल बात है कि भाई कानून के दायरे में जो हो सकता है, क्योंकि अब उनसे सवाल पूछा गया है या समन हो रहा है तो सरकार को जवाब देना है, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं, क्या ये इतना ही सीधा है या इसके पीछे कुछ और भी चीजें आप देखते हैं? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि जिस मामले में अभी जिसका जिक्र हो रहा है, जिन अलका राय जी का जो विधायक है भाजपा की, उनके पति की 2005 में हत्या हुई थी, उसमें 7 लोग उनके साथ थे, सभी मारे गए थे, उसमें 2 सिपाही भी थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात गनर थे, वो मार दिए गए थे। अब इसमें जब लोअर कोर्ट ने, जो सीबीआई की स्पेशल बेंच कोर्ट थी दिल्ली में, और ये उस समय चूंकि यहाँ जो सरकार थी उससे भी अलका राय जी को दिक्कत थी, तो उन्होंने खुद एप्लीकेशन देके वो मुकदमा जो है दिल्ली ट्रांसफर कराया था। और दिल्ली की अदालत, वो जज साहब का नाम है विशेष जो सीबीआई कोर्ट थी, अरुण भारद्वाज, उनकी एक टिप्पणी है। वो टिप्पणी ये है कि उन्होंने बरी कर दिया मुख्तार अंसारी और सभी जितने आरोपी थे सबको बरी कर दिया। और क्या टिप्पणी की, कहा कि यह एक भयानक मामला था जिसमें 7 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। मामले की जांच यूपी पुलिस से सीबीआई को सौंपी गई। इतना ही नहीं, यूपी से दिल्ली केस स्थानांतरित कराया गया। बदकिस्मती से अभियोजन पक्ष के सभी गवाह मुकर गए, इसमें गवाह मारे भी गए हैं, और बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में गवाहों की मौत हुई है। हमारे जो राजनेता लोग बहस करते हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। आगे कोर्ट कहती है कि यदि गवाहों को सुरक्षा दी गई होती और ठोस सबूत जुटाए गए होते तो केस का परिणाम कुछ और होता। अब ये टिप्पणी किसके ऊपर है? ये उत्तर प्रदेश की सरकारों के ऊपर है, और इस बात को हमारे राजनेता नहीं समझते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं कि किस दिन किस माफिया से इनका मुकाबला हो जाए और कृष्णानंद राय की तरह इनकी भी शहीदी लिख दी जाए। दरअसल दिक्कत यह है कि राजनीति करते समय लोग अपना और पराया जब देखते हैं तब बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं, और उत्तर प्रदेश में मेरा माफिया और तेरा माफिया की राजनीति बहुत लंबे समय से चलती रही है। वोट की पॉलिटिक्स के चलते लोगों को लगता है कि आज हमारा वर्तमान बहुत खुशहाल होने वाला है, लेकिन वो अपना भविष्य चौपट कर रहे होते हैं। इन्हीं मुख्तार अंसारी को अखिलेश यादव जी ने जब 17 के चुनाव हो रहे थे तो अपनी पार्टी में नहीं लिया। ये पूरे कुनबे के साथ मुख्तार, अफजाल और इनके बड़े भाई तीनों लोग आना चाहते थे, और इस परिवार में मुख्तार तो 3 बार से लगातार जेल में रहते हुए विधायक हैं और मऊ से विधायक हैं। उस समय की बीजेपी की जो पार्टी थी उसने बहुत अच्छे तरीके से रणनीति बना के मुख्तार को जीतने का रास्ता साफ किया था। और राजनीति का जो मैनेजमेंट है उसमें अंसारी परिवार महारत हासिल है, और इस महारत में उनके अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। उन कॉन्टैक्ट्स का वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कभी हरियाणा में बहुत मजबूत हुआ करता था, आज पंजाब में बहुत मजबूत है, और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश भोगता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का दबदबा, चाहे मुख्तार और एक जमाने में ब्रजेश सिंह, दोनों गैंग कभी टकराती रहती थी, और उसी सारी टकराहट का नतीजा है कि एक साथ हत्याएं हो जाती हैं। उस हत्या को लेकर भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी भी गए थे गाजीपुर, लेकिन बीजेपी विपक्ष में थी, वो गवाहों के लिए मजबूती से शायद नहीं खड़ी हो पाई। अगर खड़ी होती तो शायद कुछ गवाह बच भी जाते। सरकारें आती गई, इनको मदद मिलती गई। सत्ता के संरक्षण में पनपने वाले माफिया को आज भी राजनेता उसके पक्ष में बोलते हैं तो बड़ा शर्म आती है मुझे, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी आने वाली पीढ़ी किसी न किसी माफिया से जरूर कभी न कभी उसका साबका होगा, वो पीछा नहीं पड़ेगी। गजराज सिंह जी, विश्लेषण सुन रहे हैं ना विजय उपाध्याय जी का?
मेरा अपराधी तेरा अपराधी, इनसे बाहर निकलेंगे तभी बेहतर भविष्य हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। मौजूदा दौर में अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको फायदा हो सकता है तो ये अच्छी बात है नहीं। गजराज सिंह जी, क्या बचाने की कोशिश है? मैं ये कहना चाहूंगा 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई हुकूमत नहीं है। और जो उपाध्याय जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से कुछ बातों से सहमत हूं। अगर जब से भाजपा सरकार आई है, अगर वो अपने समय रहते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैं नहीं समझता कि भाजपा की सम्मानित विधायिका है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, फिर भी उन्हें क्यों डर है? इसका मतलब भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बहन प्रियंका गांधी जी केवल एक राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव हैं, कोई वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है। क्या मांग करना चाहती हैं बहन हमारी जो राज साहब हैं? उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करनी चाहिए, भारत सरकार से मांग करनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि शायद उनके लिए बहुत अच्छा होता। और भारत सरकार तो खुद ऐसे मामलों में लिप्त रही है कि हेलीकॉप्टर में बैठा करके उन आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ने के लिए गई है। कहां है भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में? पूरी सरकार चौपट है, कानून व्यवस्था कोई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को हर प्रकार से जो विफल हैं उन्हें सरकार से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो गजराज सिंह जी भाई, अपनी सुरक्षा में जो तमाम गार्ड लगा के कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी जो मंत्री टहलते हैं उनको कह दीजिए मत रखा करें। उनको किस बात का खतरा होता है? नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गुजरात जी। अपनी ही सरकारों के अंदर भी तो आप लोग तमाम सुरक्षा व्यवस्था लेकर घूमते हैं ना, जाति बिरादरी किस बात का खतरा होता है गजराज सिंह जी? केवल इस बात को कह करके कि उनकी अपनी खुद की सत्ता है, ये अपने विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भाई सुरक्षा सिक्योरिटी लेकर के तो आप लोग भी घूमते हैं ना, अपनी सरकारों के अंदर भी घूमते हैं, तब किससे खतरा होता है? आपकी खुद की सत्ता है, आपकी खुद की पुलिस है, उसके बाद भी सिक्योरिटी चाहिए होती है आपको। आज एक सत्ता पक्ष की विधायक अगर ये कह दे और आपको पत्र लिख दे तो आप कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करने लगते हैं, उसके पीछे छुपने लग जाते हैं। मुख्तार अंसारी से क्या आपको इतना फायदा होने वाला है जो उसको बचाने की कोशिश हो रही है? इसका मतलब ये सीधा सवाल है गजराज जी। तभी तो विपक्ष के लोगों से वो मांग कर रही हैं। अगर सरकार मजबूत हो। अरे विपक्ष से मांग नहीं करी उन्होंने भाई, सत्ता में है आप पंजाब के अंदर। गजराज सिंह जी सत्ता में है पंजाब के अंदर आप। गजराज सिंह जी या ये भूल गए हैं कि राज्य इतने कम हो गए हैं कि आपको ये याद नहीं है कि पंजाब के अंदर आपकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, जहां पर आपकी सरकार है उनसे गुहार लगा रही हैं। और प्रियंका गांधी का कद क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहां पर आप कहते भले रहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो ना मुख्यमंत्री है ना वो प्रधानमंत्री है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी क्या है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसकी डेफिनेशन मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है। जहां सरकार आपकी है वहां आपसे ही गुहार लगाई जाएगी ना, जहां आपकी सरकार है उनसे ही गुहार लगाई जाएगी। और प्रियंका गांधी का कद क्या है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को पत्र लिख रही हैं। विजय उपाध्याय जी क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये इतना पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहूंगा, मैं पुनः फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को। माननीय प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री नहीं है, भारत सरकार में गृह मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रियंका गांधी की बात को आप काट सकते हैं क्या आज की डेट में? या अगर प्रियंका गांधी इंटरवीन कर दें तो क्या आपको लगता है कि कोई उससे इनकार कर देगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? गजराज सिंह जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे गजराज जी, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रही है। गजराज सिंह जी, गजराज जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि जिस मामले में साहब ये नौबत क्यों आती? अगर उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय होती, भाजपा की सरकार अगर सक्रिय होती, सक्रिय है तभी तो लाने के लिए कह रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश ले आइए उनको। पंजाब में मुख्तार अंसारी को क्यों डर सता रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं हूं, पंजाब में सुरक्षित हूं? उत्तर प्रदेश के किसी भी जेल में डालने की यहाँ की सरकार गजराज जी, मुख्तार अंसारी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पंजाब के अंदर सुरक्षित है जहां पे कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं आएगा? माफिया को क्यों ऐसा लग रहा है? जब कोई अपराध करेगा तो कोई भी किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार है जो नहीं, लेकिन पंजाब में वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने से डर रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है आपके ऊपर। कार्रवाई के तहत उनको गजराज जी तर्क भले ही करते रहिए आप, लेकिन ठीक है। चलिए विजय जी क्या पूछ रहे हैं? मैं इनसे, गजराज जी बहुत गंभीर लीडर हैं और मैंने बहुत दिन से जानता हूं, कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं,
लेकिन इतना ही खाली बता दें गजराज जी कि जिस मामले में मुख्तार को रोपड़ जेल ट्रांसफर किया गया था फोन पर एक्सटॉर्शन के मामले में, उस मामले में पंजाब की सरकार ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के राजनेता के नाते और उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्रिमिनल के बारे में पंजाब सरकार से कभी सवाल उठा सकते हैं कि भाई कम से कम आरोप पत्र तो निर्धारित समय में दाखिल कर दीजिए? या सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये बताती रही कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में खतरा है, इसलिए उसका जाना ठीक नहीं है? तो ये जो बात है कि कम से कम रोपड़ जेल में वो बंद है और जो इस धमकी के मामले में उसे ट्रांसफर लिया गया था, उस केस की स्थिति क्या है? कम से कम इतना तो अपने पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछ लें कि भाई आपके इस कृत्य से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पे असर आ रहा है। कम से कम गजराज जी को तो इतना पूछना चाहिए ना। गजराज जी जवाब दे दें। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि तत्काल आप बताएं किस वजह से, किस कारण से, कौन सा स्वास्थ्य खराब है, सुप्रीम कोर्ट के तहत ही वो कोई जवाब सरकार दे सकती केस है। को लेकर के आरोप पत्र क्यों आपकी सरकार दाखिल नहीं कर रही है जहां पर आप सत्ता में हैं? इसका सीधा सा जवाब क्या है? आपकी सरकार है ना पंजाब के हो अंदर, सकता है कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो उसमें। आरोप पत्र मैं दाखिल कह रहा करने हूं, में पंजाब सरकार के को क्या नागरिक समस्या है? आरोप पत्र दाखिल करने में तकनीकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं आदेश कर रही है उन्हें? अगर वो लंबे समय से आरोप पत्र पंजाब की सरकार दाखिल नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सख्ती से कार्रवाई कर रही है? ये ठीक कहा आपने, ये आपका बयान बहुत ही मजबूत है, ये ठीक है। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आप जो सवाल उठा रहे थे भराला जी उसका जवाब दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, सुरक्षा के लिए तो कोई भी गुहार लगा सकता है, सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी, वो अपने विधायक को सुरक्षा देंगे। सुधाकर सिंह कश्यप जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुधाकर जी से भी मेरा संपर्क टूट गया है। विजय जी, मैं आपके ही पास वापस आता हूं। विजय जी, मुझे ये बताइए कि इस मामले में अब आगे आपको क्या दिख रहा है? क्या इंतजार अभी ये करना होगा कि अब इस पर कोर्ट की तरफ से आदेश क्या आता है, क्योंकि सरकारें तो दोनों आमने सामने हैं, और इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आखिर ये डर क्यों है मुख्तार अंसारी को, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहता है? देखिए, ये तो मुख्तार ही बता सकता है कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहता है, लेकिन जो उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, दुष्यंत दवे ने, कि उत्तर प्रदेश में हमें खतरा है और हम बहुत बीमार हैं, पीजीआई में इलाज चल रहा है, पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा कहीं की मूवमेंट आपका नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मुख्तार को डर लग रहा उत्तर प्रदेश आने से। लेकिन देखिए, हो ये रहा, उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों की हत्या बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजू पाल की हत्या जो इलाहाबाद में हुई थी, वो विधायक चुने जाने कुछ महीनों के भीतर सरे दिन दहाड़े उसे मार दिया गया था, फिर वो भी चुनौती देकर। दूसरा, कृष्णानंद राय की हत्या जिस तरह से हुई, फिर उसके बाद गवाहों की जिस तरह से मौत हुई और गवाह जिस तरह से होस्टाइल हुए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और ये बताता है कि समानांतर सरकार किस तरह से चल सकती है और किस तरह से कोई माफिया अपने को लगातार मजबूत स्थिति में बनाए रख सकता है। माफिया का मतलब ही है कि जहां राजनेताओं के साथ अपराधियों का गठजोड़ होता है, एक दूसरे के जब पूरक बन जाते हैं, तो जो व्यक्ति इसको करता है वही माफिया होता है। और ये जो स्थिति है, ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया था मुख्तार अंसारी को 2017 में। ये बिल्कुल आना चाहते थे कि हमें समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाए, लेकिन उस समय सपा ने रोक दिया और ये बसपा के दरवाजे पे गए और बसपा से टिकट लेके चुनाव लड़े। तो ये जो स्थिति है, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल ये समझता है कि इससे उन्हें फायदा होगा, तो मैं समझता हूं कि फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। सुधाकर सिंह कश्यप जी, देखिए, ऐसी जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश में हैं और जब से कमान संभाली है पार्टी की, किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई जगह समाजवादी पार्टी में ना है और ना रहेगी। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में इतना जमीन और आसमान का अंतर है कि जितनी सारी योजनाएं इन्होंने लगाई, इतनी सारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, कोई एक योजना मुझे बता दे धरातल पे क्या है। चाहे ये रोमियो एस्कॉर्ट लगाया हो सुरक्षा के विषय में, आज बड़े अपराधियों के और विधायकों के विषय में चर्चा हो रही है। अगर बड़े विधायक हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के,
और बड़े अपराधी है तो उनके विषय में आपके यहाँ चर्चा शुरू हो गई। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति मरता है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या गरीब व्यक्ति के कोई सम्मान नहीं है? क्या गरीब व्यक्ति की सरेआम पुलिस की मौजूदगी में एलानिया मर्डर हो रहे हैं? क्या उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जनपद शामली के ग्राम एलम थाना क्षेत्र कांडला में ओमवीर नामक कश्यप व्यक्ति की गोली मारकर पुलिस की मौजूदगी में हत्या होती है। कोई उसके परिवार को आर्थिक मदद नहीं, कोई रक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। दूसरा चलिए थाना भावनपुर, जहाँ से अभी भराला जी बैठे हैं जनपद मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम कुलीमानपुर में सरेआम पुलिस की मौजूदगी में एलानिया मर्डर होता है। कोई रक्षा कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ तक परिवार को दबंगे लोगों के कारण जान बचा के गांव से पलायन करके दूसरे गांव में रहना पड़ रहा है। आज की डेट में भी आप चेक करा लीजिए। तीसरी घटना थाना क्षेत्र खेतला के मुबारकपुर गांव में है, जो अब से करीब 15-20 दिन पहले एक कश्यप की गोली मार के हत्या हो जाती है। उस गरीब को कोई न्याय नहीं मिलता, आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है और मौके पर जांच करा लीजिए, उसका परिवार भी गांव से पलायन कर चुका। यही भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की नीति है। यही भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। अगर हम लोग विपक्ष के लोग खड़े होकर आवाज उठाते हैं तो मुकदमे कायम कराने का काम किया जाता है, घरों में नजरबंद करने का काम किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उस वाली नीति हो गई है कि जो खाता ना वही, और जो भाजपा कहते वो सही। इन्हीं के विधायक रेपिस्ट है, इन्हीं के विधायक हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं के विधायक भूमाफिया है। हमने आपके माध्यम से न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से कई बार ये आवाज हमने उठाई है, लेकिन कोई आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं है। इन लोगों के दिल और दिमाग पर जरा भी धूप नहीं रेंगती है। आयुषी आप लगाइए कि इन लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी भूमाफियाओं के खिलाफ हाल में लेकिन कहीं तक किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? भारतीय जनता पार्टी के नोएडा में इन्हीं की पार्टी के महामंत्री, जिला महामंत्री सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन्हीं के द्वारा होमियो स्पोर्ट बनाया जाता है। मुझे बताइए नारी शक्ति कहाँ सुरक्षित है? चलिए सुधाकर जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब विपक्ष में रहते हैं तो सभी इसी तरह से आवाज उठाते हैं। सत्ता पक्ष को हमेशा ये लगता है कि उसके समय में जो शासन व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है। सवाल इस बात का है कि ये बेहतर कैसे होगी और कैसे हो जाए, ये तो खुद जाने या खुदा जाने भाई। होता नहीं है ना, समस्या यही है कि जो सत्ता में आता है उसको लगता है सब बढ़िया बढ़िया है, जो विपक्ष में है उसको सिर्फ कमी दिखती है। गजराज सिंह जी मुझे बताइए, गजराज सिंह जी मुझे बताइए। ठीक है सुधाकर जी, देखिए आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र कर दिया। अब बराला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं नहीं तो मैं उनसे इसका जवाब ले लेता। आपने अपनी बात को कह दिया, मैंने सुन लिया। बराला जी या फिर भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी कि उन्होंने क्या किया है। गजराज सिंह जी मुझे बताइए, क्योंकि ये जो बात विजय उपाध्याय जी के द्वारा भी कही गई कि कम से कम जो पार्टियां हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर भाई कोई माफिया है तो वो माफिया बिना किसी राजनीतिक गठजोड़ के नहीं हो सकता है। और अगर ये लगता है कि निकट भविष्य में चुनावों में वो हमको फायदा पहुंचा सकता है तो दरअसल वो फायदा नहीं, वो बैकफायर ही करेगा। ये दूरी होती क्यों नहीं है गजराज जी? ये दूरी क्यों नहीं बनाते हैं तभी राजनीतिक पार्टियां माफियाओं से दूरियां क्यों नहीं बनाते? और माफिया ऐसे ही बनते नहीं है। माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण तो होता है किसी न किसी पार्टी से। आज इस पार्टी में सरकारें संरक्षण देती नहीं है। जब तक सरकारें बदमाशों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगी तब तक सरकार उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर सकती। सरकार जब तक छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बदमाशों का सहारा सरकारें लेती हैं और जब वो चुनाव जीत लेते हैं इसके बाद में भूल भी जाते हैं सारे कि हमने क्या कुछ किया है। मैं कहना चाहूंगा 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, उनको हत्याएं हुई है और सरकार उसके अंदर कुछ नहीं कर पाई है। उन बदमाशों को इनाम और दे देती है, उन्हें नवाजा गया है अच्छे पदों पर भाजपा संगठन में या दूसरे पदों पर दे करके। अगर सरकार जरा भी चिंतित है इसके मामले में तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में वो बात तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के आप नेता हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया।
मुख्यमंत्री गजराज जी मुझे ये कुछ और है, बताइए करते कुछ कि और है। पंजाब में गजराज जी जो आपकी प्रेस सरकार के है, अंदर जो उनके बयान गजराज जाते जी हैं, पंजाब के अंदर इसके आपकी अलावा और सरकार है। कुछ नहीं हो रहा। प्रेस के माध्यम से सरकार गजराज चल रही है। गजराज जी, बाकी पंजाब के अंदर देखिए आपकी जमीन पर सरकार कुछ नहीं है, बदमाश गजराज ऐसे जी। बढ़ रहे हैं और उन बदमाशों का गजराज जी। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। गजराज जी। ढिंढोरा पीट रही है कि बदमाश यहाँ से भाग गए गजराज जी। हैं। मैं कहता हूँ मुख्तार अंसारी को समय रहते हुए इन्होंने इस भाजपा सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं रोका, यहाँ पर क्यों जाने दिया दूसरे स्टेट के अंदर। गजराज जी मुझे बताइए, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है और आपकी ही सरकार के, पंजाब सरकार के जेल मंत्री अगर मुख्तार के करीबियों के साथ मिलजुल रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अंदर आकर के, तो भाई ये सवाल उठना तो लाजमी है ना कि भाई क्या समझा जाए। और तभी पत्र लिखा गया एक बार फिर से प्रियंका गांधी को कि मुझे डर है। मैं ज्यादा इस बारे में इसलिए नहीं कह सकता। मैंने उन्हें किसी भी बदमाश के साथ में आते हुए जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, बदमाश के माथे पर थोड़ी ना बदमाश लिखा होता है। किसी स्टेट में जा सकता है, हो सकता है अपने कहीं मेहमान के यहाँ उसी गया आधार हो, पर उस बात किसी को कहा संबंधी के यहाँ गया हो। केवल उत्तर प्रदेश में अगर आ गया है तो वो मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों से या उनके गुर्गों से मिला है, मेरी समझ से बाहर की बात है। ये आरोप लगाना जो लगाया गया ये बेबुनियाद है जी। विजय उपाध्याय जी, ये कितना संजीदा है, क्योंकि अगर ये बात कही गई है और या ये बात अगर बार बार सामने आ रही है कि पंजाब के जेल मंत्री जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो यहां पर आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार के करीबियों से अगर मिल रहे हैं, तो क्या शक व शुबा नहीं उठता है? इससे बच नहीं सकती कांग्रेस पार्टी, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं बच सकती? विजय जी, देखिए, अलका राय जी ने ये अपने पत्र में इसका सवाल उठाया है, लेकिन मंत्री जी जो आए थे सुखजिंदर जी, उन्होंने इस पे अपनी सफाई भी पेश की थी। मीडिया से उन्होंने कहा था कि भाई मुझे पता नहीं था कि ये मुख्तार के लोग हैं, और अगर उन्होंने मेरा स्वागत किया है या मुझे एयरपोर्ट पे लेने चले आए, तो हो सकता है मंत्री जी इतने मासूम हो, उनको कुछ पता ही ना हो। नहीं विजय जी, ऐसा हो सकता है कि मंत्री के साथ कौन मुलाकात करने जा रहा है, कौन स्वागत करने जा रहा है कि मंत्री को पता ही नहीं है, और वो भी मुख्तार। ये क्या इतना इत्तेफाक हो सकता है कि जिस विषय को लेकर के इतना विवाद हो, उसी के जो चाहने वाले वो अगुवाई करने के लिए हैं? देखिए, ये अब मंत्री ने इतनी मासूमियत से जवाब दिया है तो हमें मंत्री पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो शपथ लेते हैं संविधान की और सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेते हैं, और कहते हैं कि हम कोई काम गलत नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे भय द्वेष पक्षपात के आधार पे कोई काम नहीं करेंगे। तो शपथ तो सुखजिंदर जी ने भी ली है। विजय जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या भाई, ये देखिए गजराज जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई देखिए उनको ये पत्र जो है प्रियंका गांधी की बजाय लिखना चाहिए था प्रधानमंत्री को, या अपनी सरकार से कहते हैं कि भाई करिए, उनको लेकर के आइए, कैसे भी लाइए, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। लेकिन प्रियंका गांधी को जब पत्र लिख रही है तो इसके मायने क्या हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसमें भी कहीं कुछ पॉलिटिक्स है? नहीं, गजराज जी बहुत ही संजीदा पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है। ये सुझाव इसलिए ये दे रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को लिखा जाएगा तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा मामला। फिर कहा जाएगा कि भाई भारत एक गणतंत्र है और केंद्र सरकार राज्यों के मामले में जो राज्य के विषय हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर गजराज जी की पार्टी ये मुद्दा उठाएगी बड़ी मजबूती से कि भाई ये तो देखिए फेडरल स्ट्रक्चर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो अनुचित है। तो गजराज जी का ये सुझाव जो है हिडन एजेंडे के साथ है। वो चाहते हैं कि ऐसी चिट्ठी जाए और प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई चिट्ठी पंजाब पहुंचे, फिर ये तुरंत शुरू हो जाएगा, अरे अरे देखिए राज्य के मामले में इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा। देखिए, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने की संभावना बन सकती है, अन्यथा मुख्तार अपनी सुविधा से वहां की जेल से बाहर आएंगे और अपने तरीके से ही वो सारे केस को डील करेंगे, क्योंकि वहां की जेल में रहने पे एक और मुकदमा भी उन पे दर्ज कर दिया गया है, ताकि वहां से उनका उत्तर प्रदेश लाया जाना ज्यादा मुश्किल कर दिया जाए। तो मुख्तार अपनी सहूलियत से ही आएंगे उत्तर प्रदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो। गजराज जी, जवाब दीजिए विजय जी की बात का। प्रधानमंत्री को पत्र लिख दें या फिर केंद्र सरकार इंटरव्यू कर दे कि ये फेडरल देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, मैं भी समझता हूँ और सारे सिस्टम को कि मुख्तार साहब बाहर इससे पहले नहीं आ सकते। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश जो भी अपने होगा तभी बाहर आ पाएंगे, उससे पहले मुझे भी नहीं लगता कि वो आसानी से आ जाएं। सुधाकर जी क्या कह रहे थे अभी आप? सुधाकर सिंह कश्यप जी,
सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। मैं आप इसे जानना चाहता हूँ आयुष जी, आ रही है आवाज आपको? जी जी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज 30 सेकंड है आपके पास, तो भाई आप मुझे कह देंगे कि रुक जाइए कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने एक बात बार बार पूछी है कि मुझे ये बताइए क्या विपक्ष आज इतना सक्षम हो गया कि जो आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा? क्या वास्तविक सरकार विफल हो चुकी है जो विपक्ष को पत्र लिखकर पूछ रही है? ये बताइए कि इसका क्या मतलब है चिट्ठी का? आप थोड़ा सा हमें आज बता दीजिए। अरे प्रियंका गांधी को पत्र लिख रहे हैं भाई, विपक्ष क्यों आप उनको विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं? जहां सरकार है उनकी, और प्रियंका गांधी के कद को तो आप जानते हैं ना। समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं हो और अखिलेश यादव को कोई पत्र लिख दे, भले ही आप विपक्ष में एक प्रदेश के अंदर हो, दूसरे प्रदेश की अगर सरकार है तो उसको आप ये कहेंगे कि वो विपक्ष को पत्र लिखा गया। सुधाकर जी यार, इतनी टेक्निकल बात मुझे तो लगता है कि आप भी समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूं। प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है उन्होंने, विपक्ष को नहीं लिखा है। ऐसे किसी गरीब की आवाज उठवाइए ना। इतने गरीबों की हत्याएं हुई हैं, ऐसे गरीबों की हत्याएं हुई है जिनके खाने नहाने की व्यवस्था नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए मैं इस बात से कहां इनकार कर रहा हूं सुधाकर जी, मैं कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि विपक्ष सवाल ना उठाए। विपक्ष का काम है सवाल उठाने का, और आप लोग सवाल उठाएं, सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को तो कांग्रेस के अंदर कद क्या है ये तो मुझे लगता है मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उसको विपक्ष के चश्मे से ना देखा जाए। जहां इनकी सरकार है वहां पर एक महिला, एक विधायक होने के नाते भी उनको लिख रही है कि भाई थोड़ा तो रहम कर दे हमारे ऊपर। इस नजरिए से केवल पत्र लिखा गया, बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उनकी अपनी विधायक, उनको वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब मुख्तार अंसारी को लेकर के होता क्या है इसके लिए आपको कोर्ट के ही फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है उसके कई मायने हैं और ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।